चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मी छुट्टी में, ठीक है, चलिए ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कवरत्ती कहाँ है ये पूछा गया है, कवरत्ती कहाँ है ये पूछा गया है, बताइए कहाँ हो जाएगा कवरत्ती। पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कहाँ है कवरत्ती? लक्षद्वीप है ना, कवरत्ती कहाँ? लक्षद्वीप। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो सबसे पहले लक्षद्वीप है कहाँ पे, मैप में देखना है, चलिए देखते हैं। चलिए लक्षद्वीप कहाँ पे है, यहाँ पे लक्षद्वीप है ना, और कवरत्ती यहीं पर है, ठीक है। चलिए कहाँ पर है? अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। लक्षद्वीप है। 11 डिग्री जो चैनल है, 11 डिग्री चैनल इसको दो भाग में बांटती है। कौन कौन? अमीनी द्वीप और कोन्ना नोरे द्वीप। अमीनी द्वीप और कोन्ना नोरे द्वीप। कोन्ना नोरे द्वीप, अमीनी द्वीप और कोन्ना नोरे द्वीप लक्षद्वीप को दो हिस्सों में बांटता है 11 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य जो यहाँ है, एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे है कौन सा? पिटली द्वीप। कौन सा है? पिटली द्वीप एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे है। हवाई अड्डा भी है। हवाई अड्डा किस द्वीप पर है? अगाती द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? अगाती द्वीप पर है। टोटल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप टोटल है, जिस 36 द्वीप में से बस 11 द्वीप पर मानव निवास करता है, ठीक है। क्लियर है? ये जो लक्षद्वीप है ये एटॉल निर्मित द्वीप है, एटॉल निर्मित द्वीप है, एटॉल निर्मित द्वीप है, एटॉल निर्मित द्वीप है, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? बताइए क्या होगा आंसर। तब तक करेबा के बारे में देखते हैं। करेबा जो है ये क्या है? करेबा में जाफरान की खेती की जाती है। किसकी? जाफरान की खेती किसमें की जाती है? करेबा में ही की जाती है, करेबा मिट्टी में ही की जाती है। करेबा मिट्टी जो है इसका निर्माण होता कैसे है? ये चिकनी मिट्टी और दूसरे प्रकार का जो हिमोड मिट्टी होता है उसके रूप में जमाव परत होता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दूसरे प्रकार का जो हिमोड पदार्थ होता है उसके रूप में, हिमोड पदार्थ के रूप में एक मोटी परत के तौर पे ये जमा होता है। कहां पर मिलेगा? कश्मीर हिमालय में मिलेगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी सबका आंसर सही है। केसर कहाँ? केसर का भी उत्पादन इसमें होता है, केसर, ठीक है, केसर। चलिए आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? रावी, सिंधु, चिनाब। तो सिंधु जो है, अगर हम सिंधु की बात करें तो सिंधु की अन्य सहायक नदी है, जैसे कि इसके नीचे झेलम है, यहाँ पे चिनाब है, ठीक है, जो कि इसी में मिल जाती है। यहाँ पे रावी है और नीचे में ब्यास है और यहाँ पे सतलज है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंचनद में शामिल है, ये पंचनद में शामिल है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। और पंचनद में कौन शामिल नहीं है? सिंधु शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। सिंधु कहां से निकलती है? तो सिंधु जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास सानोख्योबाद हिमनद से निकलती है। कहां से? सानोख्योबाद हिमनद से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। और कौन कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है। और कौन निकलती है? सतलज, राकस ताल से या राक्षस ताल से सतलज, और चेमयुंगडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? बताइए कहां पाई जाती है एएस प्रकार की जलवायु?
क्वेश्चन नंबर 74। चलिए, तो अगर हम कॉपेन की ही बात करें तो AW की बात करते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि आप मुख्यतः कहाँ देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ई प्रकार की जलवायु की बात करें तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में, ये कहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्र में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें जिसमें आप कौन कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस सबको, सिक्किम को, इस सबको ध्रुवीय क्षेत्र में देखेंगे। और इस प्रकार की जलवायु की बात करें तो ये कोरोमंडल तट पर, कहां पर, कोरोमंडल तट पर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 75, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वही है, एक साक्षर व्यक्ति कौन है, बताना है। अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता केरल में, और सबसे कम साक्षरता कहां पे, सबसे कम साक्षरता बिहार में, अपने बिहार में है। ठीक है, कितना साक्षरता है, टोटल 73% साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% महिला साक्षर है और पुरुष लगभग 81% लगभग पुरुष साक्षर है। ठीक है, चलिए, और कुल साक्षरता कितनी, 73% हो जाएगी। और साक्षर व्यक्ति वही है जो 7 वर्ष का एज है, मतलब एक मिनिमम, ठीक है, 7 वर्ष का एज है, किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल भी सकता है। ठीक है, 7 वर्ष है, मतलब पढ़ के, देख कर पढ़ना, किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। तो आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जल है, सौर्य है, सौर ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ताप ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला अनवीकरणीय स्रोत है, जल और सौर्य, जल, सौर, पवन, ठीक है, ये सब कौन सा है, ये सब बायोगैस, ये सब नवीकरणीय स्रोत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इस सब के बारे में बहुत बार लिखाए हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, जल यान निर्माण उद्योग और अवस्थिति है, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। चलिए, गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, ये कहां पड़ता है, गोवा में पड़ता है, गोवा में पड़ता है। मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। कहां है, मुंबई में। मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कहां है, मुंबई में स्थित है। कहां पे है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां है, विशाखापत्तनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये कहां पे है, विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम कहां पे है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में क्या क्या बताए हैं, बंदरगाह की बात करें तो इस बंदरगाह के बारे में बताए हैं कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, भारत मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरता है, ये बताना है, कहां से नहीं गुजरती है ये बताना है। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसे भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से कितना, 5 घंटा आगे है, 5 घंटा, ये सॉरी 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती
है, 5 राज्य से। कौन कौन है वो 5 राज्य? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन सा राज्य नहीं है? तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व क्या है? हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। इसका महत्व क्या है? चलिए, हिमालय है, हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय का निर्माण कब हुआ? सोनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में हुआ है, तृतीय कल्प में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक। सबसे नवीन कौन है? शिवालिक है, सबसे नवीन शिवालिक है, सबसे निचला हिस्सा शिवालिक ही है। और इसका जो महत्वपूर्ण है ये क्यों है? जलवायु संबंधी प्रभाव, बिल्कुल सही है। अगर हिमालय ना होता तो ऊपर का एरिया जो है वो पूरा क्या होता? रेगिस्तान होता। ठीक है, चलिए, क्योंकि हवाओं को रोक नहीं पाता इसी वजह से। प्रतिरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। उर्वर मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 80, किस राज्य में भारत के गुज्जर और बकरवाल जनजाति पाए जाते हैं? गुज्जर और बकरवाल जनजाति कहां पाए जाते हैं ये बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, हाँ, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा। उल्टा पुल्टा लिखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ लिखिए कौन कौन सा होगा। चलिए, गुज्जर, बकरवाल, चंपा, चंगपा, ठीक है, ये सब कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। गुजरात में भी है, कोली है, पटेलिया है, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और उसके बाद मणिपुर में बताए हैं, मणिपुर में कुकी मैती कहाँ पे? मणिपुर में है। लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की जनजाति कौन सी है? वासी जनजाति है, वाशी है। ठीक है, अंडमान निकोबार की शैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की है। ठीक है, और उसके बाद केरल की जनजाति इरूला है, इरूला जनजाति केरल की है। चेंचू जनजाति केरल की ही है। छत्तीसगढ़ की जनजाति कोरबा है, कोरबा छत्तीसगढ़ की है। झारखंड की मुख्य जनजाति कौन सी है? झारखंड की संथाल, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। तो आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 81, कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी कहां से निकलती है? एक अमरकंटक है। ठीक है, सोन नदी कहां से निकलती है? इसके पश्चिमी हिस्से में नर्मदा, पूर्वी हिस्से में महानदी और उत्तरी हिस्से में सोन नदी। किससे जाके मिलती है? किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा से जाकर मिलती है। तो वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक, बिल्कुल सही है। शहडोल जिले में अमरकंटक बिल्कुल
सही है। वही अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है ये डेल्टा के बजाय क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से होकर बहती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद कोयला जो है आपका, कोयला अगर हम कोयला की बात करें तो गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना जो है, गोंडवाना क्षेत्र में 98% भाग पर क्या पाया जाता है, कोयला ही पाया जाता है, कोयला। ठीक है, और खनिज के लिए छोटा नागपुर का पठार जो है ये भी काफी फेमस है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भी काफी फेमस है। लेकिन धात्विक खनिज में कौन है, धारवाड़ है, धात्विक खनिज में कौन है, धारवाड़ समूह है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ये बताना है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है। चलिए कलपोंग के बारे में पूछा है और देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक है सिंद्रपोंग, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। सिंद्रपोंग, सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कहां पे है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। उसके साथ भारत और भूटान के बीच जो है, भारत और भूटान के बीच में खोलोंगछुंग है, खोलोंगछुंग भारत और भूटान, ये क्वेश्चन भी था शायद पिछले टेस्ट में। खोलोंगछुंग, खोलोंगछू ये भारत और भूटान के बीच में है, भारत और भूटान के बीच में है। पायकारा, पायकारा, ठीक है, पायकारा कहां पे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पायकारा हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, और कलपोंग कहां पे है, अंडमान निकोबार में। कलपोंग कहां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, कहां चले गए, यहीं पे हैं। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कौन भीतरी ग्रह है, भीतरी ग्रह कौन है ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका भीतरी ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसके बीच में पाए जाएंगे कौन, क्षुद्र ग्रह। इसके बीच में कौन मिलेगा, क्षुद्र ग्रह मिलेगा। और ये जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, इसके इस साइड की बात करें तो इसे आंतरिक ग्रह ही कहा जाता है, आंतरिक। और इधर की बात करें तो इसे बाह्य ग्रह ही कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, पृथ्वी के समान ग्रह यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे अपना पृथ्वी है, चौथे नंबर पे मंगल है, यहाँ बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह है। शनि है सर्वाधिक उपग्रह वाला और दूसरा बृहस्पति हो जाएगा सर्वाधिक उपग्रह वाला। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड भी किसके पास, बृहस्पति के पास ही है। अरुण और शुक्र की बात करें तो विपरीत परिक्रमा करता है। बुध और शुक्र की बात करें तो कोई उपग्रह नहीं है। और ये सबसे अंतिम आपका वरुण जो कि सबसे दूर है। तो क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह नहीं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच पट्टी में पाए जाने वाले, बिल्कुल सही। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में ही कौन है, आंतरिक ग्रह है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच पाए जाने वाले पट्टी, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 85, ग्रीड किसका जाल है, ग्रीड किसका जाल है ये बताना है। कई बार बताए हैं ग्रीड किसका जाल होता है। चलिए ग्रिड किसका जाल है, तो ये ग्लोब, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, इसी तरह से ये सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश की बात करें तो ये अक्षांश और
देशांतर की अगर बात करें तो ये देशांतर रेखा, ठीक है, ये देशांतर रेखा। और इस तरह जो ये जाल आपको दिख रहा है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ग्रिड कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, सही। ठीक है, अगर रेखा की बात करें, अक्षांश की अगर हम बात करें तो अक्षांश कितना 179 है। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र को शामिल कर ले तो अक्षांश रेखा जो है दोनों शामिल होगा तो 181 इसमें हो जाएगा, 181 हो जाएगा। ठीक है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, बताइए टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी। समय जो है, समय का निर्धारण किससे होता है, देशांतर से ही होता है। समय का निर्धारण किससे, देशांतर से ही समय का निर्धारण होता है। अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर दो देशांतर के बीच का दूरी होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। सर्वाधिक दूरी कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और न्यूनतम दूरी की बात करें तो कहाँ होता है, ध्रुव पर न्यूनतम दूरी होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के यामोत्तर को बिल्कुल सही है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, कौन सा हो जाएगा। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा सही हो जाएगा। क्या है, वालरस है जो कि एक ध्रुवीय जानवर होता है। वालरस क्या है, एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष नरम काष्ठीय पेड़ हो जाएगा जो कि हिमाचल प्रदेश का भी है। ठीक है, जैतून उष्णकटिबंधीय पर्णपाती नहीं होगा। एक नींबू वंश फल, बिल्कुल सही। हाथी जानवर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। कंपोज जो है ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो ए का क्या है, 3 है, बी का 1 है, सी का 6 है और डी का 2 है, ई का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 87, मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है, गंगा बेसिन, अफ्रीका या अमेजन। मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है। मैनियॉक को ही कसावा कहा जाता है जिसमें स्टार्च काफी मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट मैनियॉक को ही क्या कहा जाता है, कसावा कहा जाता है, कसावा कहा जाता है। इसमें स्टार्च जो है ये भरपूर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो अमेजन में पाया जाता है, अमेजन वर्षावन में। ठीक है, आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 88, सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता लिए हुए वनस्पति और जीवों का पाया जाना संभव है कहां पर। यानी सर्वाधिक जैव विविधता की अगर हम बात करें तो कहां पर यह संभावित है। अगर सर्वाधिक जैव विविधता की बात की जाए तो केरल के शांत घाटी में सर्वाधिक, कहां पर, केरल के शांत घाटी में हो जाएगा। केरल का जो शांत घाटी है वहां पर हो जाएगा सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो वर्षा है काफी ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होता है, तापमान निम्न होता है, तापांतरण निम्न होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तापांतरण जो है ये निम्न होगा, वर्षा ज्यादा हो जाएगा। वर्षा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, वर्षा ज्यादा हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया, इसका सी सही आंसर हो गया। ठीक है, जैव विविधता को सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में परिभाषित किया गया था 1992 में।
अगला क्वेश्चन नंबर 89, ब्रुसवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहां पर? अच्छा, न्यूजीलैंड के घास स्थल को क्या कहते हैं? कैंटवरी। न्यूजीलैंड के घास स्थल को क्या कहा जाता है? कैंटवरी कहा जाता है। ठीक है। अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास। अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना वहां है, पंपास कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका में पेरिज। उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? पेरिज उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपका पार्कलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड हो जाएगा, पार्कलैंड हो जाएगा। श्रीलंका में पटाना हो जाएगा। श्रीलंका में क्या होगा? पटाना हो जाएगा श्रीलंका में। और बेल्ट कहां पे होगा? तो बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 90, पार महाद्वीप ईस्टवर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? बताइए। हम्म चलिए, क्या है? पार महाद्वीप, ट्रांस महाद्वीप ईस्टवर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबर्न के बीच से गुजरता है। ठीक है, पार महाद्वीप या ट्रांस महाद्वीप एक ही बात होता है। ठीक है, कहां से? डार्विन और मेलबर्न से गुजरता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 91, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? अगर हम प्रति चक्रवात की बात करें तो इसके केंद्र में क्या होता है? उच्च दाब होता है। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है। ठीक है, दो चक्रवात के बीच में एक प्रति चक्रवात आता है, एक प्रति चक्रवात आता है। प्रति चक्रवात का मतलब है मौसम कैसा होगा? बिल्कुल साफ होगा। मौसम कैसा होगा? तो मौसम जो है वो बिल्कुल साफ होगा, आसमान एकदम स्वच्छ होगा। ठीक है, आसमान जो है वो एकदम क्या होगा? स्वच्छ होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर क्या होगा? चलिए, एक निम्न वायुदाब बिल्कुल नहीं, प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब होता है। ऑप्शन नंबर बी आते हैं। एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी के सुई के समकक्ष होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। बिल्कुल सही है। और इसके जस्ट विपरीत चक्रवात का होगा, केंद्र में निम्न दाब होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 92, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य की भूमि से विभाजित करने पर कृषि घनत्व मिलता है। कृषि घनत्व मिलता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कुल जो आपका क्षेत्रफल है उसको जनसंख्या से अगर हम भाग देंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का ही है। बताइए कितना है बिहार का जनसंख्या घनत्व? कितना है? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है कितना है? 17 है। क्वेश्चन नंबर आगे 93, मृत सागर को मृत क्यों कहा जाता है? मृत सागर की बात करें तो यहाँ पे दूसरा स्थान है जहां पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कहां पे? तुर्की के वान झील में। सर्वाधिक लवणता कहां पे? तुर्की के वान झील में पाई जाती है। कितना? 330%। यहाँ पे कितना पाई जाती है? तो यहाँ पे 228% पाई जाती है। अगर हम लवणता की बात करें तो लवणता सर्वाधिक किस महासागर में पाया जाता है? अंटार्कटिका में। कहां पे? अंटार्कटिका महासागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 94, बताइए 94 का आंसर क्या होगा?
चलिए, जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो कौन सी घटनाएं घटित होती है? बताइए। प्रशांत मौसम, हिमपात है, तूफान और चक्रवाती तूफान है, गहन वर्षा और ओला है। क्या हो जाएगा? चलिए, तो प्रशांत मौसम नहीं, हिमपात नहीं, तूफान और चक्रवाती तूफान होगा, गहन वर्षा और ओला होगा। ठीक है, कुहासा भी इससे होगा, कुहासा हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, कोहरा और कुहासा भी होगा, कोहरा और क्या, कुहासा भी होगा, कोहरा और कुहासा भी होगा। अच्छा, धूम कोहरा का निर्माण कैसे होता है? धूम कोहरा, धुएं, कोहरा जो धुएं में मिल जाता है, कोहरा अगर धुएं में मिलता है तो किसका निर्माण होता है? धूम कोहरा का निर्माण होता है। किसका? धूम कोहरा का निर्माण होता है। कोहरा जब धुएं में मिलता है तो धूम कोहरा का। तो 3 और 4 दोनों होगा। 3 और 4 देखिए किसमें है? 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर है? सुवर्णरेखा नदी कहाँ? झारखंड में है, बरही, चांडिल, मलय, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं? तो चांडिल और गैतल सूद बांध, चांडिल और गैतल सूद बांध, चांडिल वो गैतल, गैतल सूद बांध, चांडिल और गैतल सूद बांध कहां पे है? स्वर्णरेखा नदी पर है, तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। मैटूर बांध कहां है? मैटूर बांध कहां है? बताइए। मैटूर बांध, ठीक है। मैथन बांध जो है बड़ाकर नदी पर है। मैथन बांध की बात करें तो बड़ाकर नदी पर है। कहां पे है? झारखंड में है। कहां पे? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। मैटूर बांध, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर हो जाएगा। ठीक है। कडना बांध माही नदी पर है, कडना बांध माही नदी पर है, माही नदी पर कौन सा है? कडना बांध है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर हो जाएगा, कृष्णा पर, और थीन बांध रावी नदी पर। आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर है, कुर्ग है, ये दोनों है। कॉफी का जो किस्म होता है 2 तरह का होता है, अरेबिका और रोबेस्टिका। ठीक है। एक होता है अरेबिका, 2 प्रकार का, अरेबिका और रोबेस्टिका होता है, रोबेस्टिका हो जाता है। ठीक है। कॉफी चिकमंगलूर कॉफी अनुसंधान केंद्र, कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर में है। कहाँ? चिकमंगलूर में कॉफी अनुसंधान केंद्र है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। और देश की बात करें तो देश कौन सा है? ब्राजील है। देश कौन सा है? ब्राजील है। अब आपको बताना है कहवा पतन के नाम से कौन फेमस है? कहवा पतन। ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चिकमंगलूर भी है, कुर्ग भी है, पुलनेज नहीं है। पुलनेज जो है ये तमिलनाडु में है। पुलनेज कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, जो कि कॉफी के लिए फेमस है। बिल्कुल सी सबका सही आंसर है, पुलनेज। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। 3 दिया हुआ है और बताइए कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, पहला है अधिकांश हिमालय नदी जो है 12 मासी होती है। बिल्कुल सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। प्रायद्वीपीय नदियां की विशेषता ही यही है कि किस पर निर्भर करेगी? वर्षा पर ही निर्भर करेगी। और हिमालय नदी जो है, हिमालय से जो हिम यानी बर्फ पिघल के आता है, इसीलिए वो 12 मासी नदी होती है। हमेशा पानी उसमें भरा रहता है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल दोनों सही है। हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। बिल्कुल गलत है। कम क्षरण का कारण बनती है, कम क्षरण। तो ये गलत हो गया। 1 और 2 क्या है? सही है। 1 और 2। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती है, हिमालय से स्किन कट रहा है।
हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती है वो सब नदी कैसी होती है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, वहां से निकलने वाली नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है, सही उत्तर बताइए। 4 कथन दिया हुआ है, एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में बताइए कौन सा कथन हो जाएगा। बोर्ड पीडीएफ बीच में लाए, ये सेट है बोर्ड पीडीएफ। चलिए, ये इधर उधर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। एस्कर पहला क्या है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, एस्कर जो है क्रूड बेडेडरी और बजरी रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है। आगे, ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। ड्रमलिन के बारे में बताया है, ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, सही है। तीसरा है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, बिल्कुल गलत है। ये एस्कर की नहीं है, ये ड्रमलिन की है। ठीक है, ड्रमलिन की जो आकृति होती है ना, ड्रमलिन की जो आकृति होती है ये उल्टे नाव की तरह होगी, उल्टे नाव की तरह होगी, या उल्टा अंडा या उल्टे अंडे की टोकरी की तरह होगी। ठीक है, चलिए, तो ये गलत हो गया। चौथा है जबकि एस्कर ग्लेशियर की धारा द्वारा निर्मित होता है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा आंसर, 1 2 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 99, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है। महासागरीय गर्त, गहरा समुद्री मैदान, महाद्वीपीय ताक, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये महाद्वीपीय ताक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ताक, जिसको कि ढाल कह सकते हैं, महाद्वीपीय ढाल कह सकते हैं। अच्छा, ये महासागरीय नितल का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है, 4 हिस्सा होता है, ये सब महासागरीय नितल का हिस्सा है, महासागरीय नितल का हिस्सा है। इसका सबसे विस्तृत हिस्सा कौन सा है, सबसे विस्तृत हिस्सा, सबसे विस्तृत हिस्से की बात करें तो वो है गहरा समुद्री मैदान। गहरा समुद्री मैदान ये जो है सबसे विस्तृत हिस्सा है, गहरा समुद्री मैदान। आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के निम्न में से कुछ इलाके में, मतलब जिले के कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल को दिया गया है। किस जिले से पश्चिम बंगाल को कुछ इलाका दिया गया है, तो जो उससे सटा होगा वही दिया जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से कितना जिला सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से कितना जिला सीमा साझा करता है, 3। कौन कौन है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है ना। ये वेस्ट बंगाल है, 3 जिला सीमा साझा कर रहा है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसी पूर्णिया का हिस्सा काट के किसको दिया गया है, पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो 3 जिला सीमा साझा करता है। नीचे कौन है, नीचे झारखंड है, इधर यूपी है और इधर नेपाल है। ठीक है, चलिए, बार बार मैप दिखाए हैं और बताए भी हैं। तो आगे आते हैं, कहां से काट के दिया है, पूर्णिया से काट के दिया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बिल्कुल। आगे क्वेश्चन नंबर 101, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पे गंगा से मिलती है। घाघरा कहां पे मिलेगी, सोन नदी कहां मिलेगी,
सोन नदी कहाँ मिलेगी? पटना के मनेर के पास मिलेगी, पटना के मनेर के पास मिलेगी। ठीक है, पुनपुन नदी कहाँ मिलेगी? पुनपुन नदी कहाँ मिलेगी? बताइए, पुनपुन कहाँ मिल जाएगी? ठीक है, चलिए कोसी की बात करें तो कोसी कहाँ मिलेगी? कोसी कुर्सेला के पास मिल जाएगा। कोसी कहाँ पे? कुर्सेला के पास कोसी नदी मिल जाएगी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। निकलती कहाँ से है? नेपाल से निकलती है। ठीक है, गंडक भी कहाँ से निकलेगी? नेपाल से ही गंडक भी निकलेगी, नेपाल से गंडक निकलेगी। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? और घाघरा कहाँ पे? छपरा के पास। घाघरा कहाँ पे? छपरा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छपरा के पास मिल जाएगी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 102। बिहार में शीत ऋतु में झंझावट वर्षा होने का कारण क्या है? मानसूनी हवा, चक्रवाती तूफान, दक्षिणी मानसून, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? चक्रवाती तूफान की वजह से झंझावटी वर्षा होती है, तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मानसून प्रवेश कहाँ करता है? मानसून प्रवेश जो है ये करता है कहाँ पे? किशनगंज में करता है, किशनगंज में करता है। कब? मध्य जून में करता है, मध्य जून में करता है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? किशनगंज में ही होता है, किशनगंज में ही होता है। और सबसे पहले भी वर्षा कहाँ पे? किशनगंज में ही होता है। अब आपको बताना है सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 103। कब मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के बीच सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया? सोन नदी बिहार, यूपी और एमपी के बीच 71, 73, 75। तो 1973 में ये समझौता किया गया था। सोन नदी समझौता बिहार, यूपी और एमपी के बीच 1973 में। कोसी नदी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी नदी है। ठीक है, कोसी बिहार और नेपाल, बिहार और कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, बिहार और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 104। बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कई बार बताए हैं, बताइए। भागलपुर में कौन सा हो जाएगा? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ पे? भागलपुर में हो जाएगा। ठीक है, पंत कहा? पंत आपका कहाँ पे है? पंत वन्यजीव कहाँ पे है? बताना है। पंत वन्यजीव कहाँ हो जाएगा? बताना है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है। रजौली कहाँ पे है? नवादा में है। रजौली कहाँ पे? नवादा में रजौली है। ठीक है, उसके बाद आपका और कौन सा है? कांवर झील कहाँ पे? कांवर झील बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय में कांवर झील है। ठीक है, मनिहारी ये कहाँ पे? कटिहार में। मनिहारी कहाँ पे? कटिहार में हो जाएगा, कटिहार में मनिहारी हो जाएगा। और सलीम अली जुब्बा साहनी, बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी वैशाली में स्थित है। कहाँ पे? वैशाली में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? केटू को ही क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। केटू को ही क्या बोला जाता है? गार्डविन ऑस्टिन बोला जाता है। अच्छा, ये तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है ये बताना है। दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, चलिए केटू कहाँ पे? केटू आपका काराकोरम में। किसमें? काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में है। और ये किस में आएगा? ट्रांस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किसका हिस्सा है? ट्रांस का, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसे उच्च काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसे उच्च
एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। अच्छा, तीव्र ढाल वाली कौन सी है? तीव्र ढाल वाली कौन सी है ये बताना है। तीव्र ढाल वाली कौन सी हो जाएगी ये बताना है। और सबसे ऊंचा आपका कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल में है। ठीक है, चलिए तीव्र ढाल वाली कौन सी है बताना है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची कौन सी है? सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। कहां पे है? नेपाल में है। ठीक है, तीव्र ढाल वाली राकापोशी, जो कि लद्दाख में है। आगे क्वेश्चन नंबर 106, पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है और सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 106, पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में बताइए क्या होगा। चलिए, पारिस्थितिकी निकेत यह उन स्थिति की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। सही है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। पारिस्थितिकी निकेत में अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग स्थान होता है। तो दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 107 बताइए क्या होगा। चलिए, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है, सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जैव विविधता से ये पूरी तरीके से भरपूर है, जैव विविधता से पूरी तरीके से भरपूर है। कहां पर मिलेगा? भूमध्य रेखा के पास मिलेगा, भूमध्य रेखा के पास आपको ये वन मिल जाएगा। पर्णपाती वन की बात करें तो इसे पतझड़ी वन भी कहते हैं। इसका जो पत्ती है, ये पत्ती कैसा होता है? पत्ती चौड़ा होता है। और यहाँ पे पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम में ये पत्ती क्या होता है? गिरा देते हैं, ये सारे वृक्ष पत्ती गिरा देते हैं। चलिए, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 108, वन्य प्राणी है और प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं ये बताना है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी में, बिल्कुल सही है, नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी में। इरावती डॉल्फिन चंबल नदी नहीं, इरावती डॉल्फिन जो है ये म्यांमार की जो नदी है, म्यांमार की नदी, म्यांमार की नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और ये कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में मुख्य तौर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चंबल इसका गलत हो गया, ये गलत है। मोरचौप यानी राष्ट्रीय चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट में मिलेगा, ये सही है। तो कौन सा युग्म सही है ये बताना है। 1 और 3 सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। डांस कर लो, पढ़ाई तो होते रहेगा। वाह। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 109, कॉप 26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। बताइए क्या होगा।
भारत 2000 COP26 के बारे में दिया गया है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरत का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। ये सही है, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरत का 60% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से करेगा। आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। COP27 कहां हुआ था? मिस्र में हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित दिशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? सही उत्तर का चयन कीजिए। वैश्विक ताप को कौन इंगित करता है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या क्या है? हिमानी का पिघलना यानी हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, सभी होगा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव ये आपका बढ़ता है और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में भी वृद्धि होता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। इसके साथ ही आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।